बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र में। हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। आज 3 अहम उमूर हैं जिन पर हमने नुक्ता नज़र पेश करना है। एक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, EVM मशीन, जिसके ज़रिए हुकूमत अगले इंतखाबात करवाना चाहती है, वो उसमें नया तनाज़ा सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने EVM मशीन के ऊपर 37 एतराज़ात हैं जो सेनेट कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के सुपुर्द किए। वो 37 निकात हमारे पास मौजूद हैं, वो भी अब तक पहुँचाएंगे। और फिर शिबली फराज साहब ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब भी दिया है। होगा क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा अहम मौजू, पंजाब में IGs और चीफ सेक्रेटरीज़ की तब्दीलियाँ और दीगर महकमा जात में जो अहम तब्दीलियाँ हुई 3 बरसों में, आपने उसकी तफसीलात देख चुके हैं। लेकिन अहम सवाल इस मामले से जुड़ा ये है कि इन 3 बरसों में हुई इन तब्दीलियों की वजह से जब अफसरान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सरकारी ख़जाने को कितना बोझ उठाना पड़ा। और तीसरा अहम मौजू, अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत, इस पर अमरीका और यूरोपीय यूनियन को क्या तहफ़्फ़ुज़ात। और अशरफ गनी साहब ने कुछ देर पहले एक वजाहत दी कि वो किन हालात में काबुल से फ़रार हुए थे। सर, ये 37 एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो 2 रोज़ से सेनेट कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास होता रहा। वहाँ पर मीडिया भी था, वहाँ पर अपोजिशन भी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी था, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी थी। आज वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक वफ़द जो है टीम की सूरत में इलेक्शन कमीशन गया था। वहाँ उन्होंने एतराज़ात को एड्रेस करने की कोशिश की। बाद में शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। इसमें तो सर वो सबसे अहम नुकता जो उठाते हैं एतराज़ात में, वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन EVM मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और इसका सॉफ्टवेयर आसानी से बदला जा सकता है, ये हैक भी हो सकती है। और आखिरी नुक्ते में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नुक्ता उठाया वो कहते हैं जर्मनी, हॉलैंड, आयरलैंड, इटली और फिनलैंड इन मशीनों को अबैंडन कर चुका है। और एक और अहम नुक्ता ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल है उसमें लैक ऑफ वोटर एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस और लिटरेसी रेट आड़े आ सकता है। देखें, ये जो हुकूमत कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो कि ईजाद की हैं हमारी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जी, अब उनके ज़रिए आइंदा इंतखाब कराया जाना चाहिए। अब ये जज्बा तो बड़ा काबिल कदर है कि मशीनों के ज़रिए वोटिंग हो जाए, धांधली की शिकायत ना हो, जल्द अज जल्द गिनती हो जाए। तो लेकिन सवाल ये है कि इस मशीन जो है उसके ज़रिए जो इलेक्शन कराया जाएगा, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या उस पर एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस मौजूद है? तो आईनी तौर पर तो ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की वो इस बारे में फैसला करे। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बहुत बुनियादी बात है वो पॉलिटिकल कॉन्सेंसस। अच्छा, वो तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हों और फिर मुत्तफिक होने के बाद इन मशीनों को अडॉप्ट किया जाए, इनके ज़रिए से वोटिंग कराई जाए। ये जो सर आपका नुक्ता है, ये इलेक्शन कमीशन ने जो 37 एतराज़ात उठाए उनमें से एक अहम नुक्ता ये भी है, ये बुनियादी नुक्ता है। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबरा पिलडाट वो भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। अगर इस पर कंसेंसस नहीं होता तो फिर ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। यानी जो आप चाहते हैं कि जो मकासद हासिल करना चाहते हैं वो मकासद भी हासिल नहीं होंगे और हंगामा एक अलग खड़ा हो जाएगा। तो पिलडैट के जो सरबरा हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, ये भी उस कमेटी की पार्लिमानी उमूर की ब्रीफिंग में मदऊ किए गए थे, वहाँ मौजूद भी रहे। इन्होंने फिर अपने नुक्ता नज़र भी वहाँ पेश किया। तो उनसे मालूम करते हैं, बिलाल साहब वहाँ आप तशरीफ़ ले गए थे कल, तो क्या सूरत थी? जो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हैं वो क्या हैं और आप उनमें कितना वज़न महसूस करते हैं? अस्सलाम वालेकुम शामी साहब और जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, कल मैं वहाँ मौजूद था और हमने कल की जो 3-4 घंटे की कार्रवाई है उसमें हम शरीक रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो अपने एतराज़ात हैं वो कल की नशिस्त में तो पेश नहीं किए, यानी पेश किए तो वो तहरीरी शक्ल में थे जो उन्होंने कमेटी के चेयरमैन के हवाले कर दिए होंगे, लेकिन वहाँ पे ज़बानी तौर पे उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी और कोई सवाल नहीं उठाया। बुनियादी बात तो यह है। लेकिन मैंने इनके जो 37 नकात हैं वो देखे हैं, यानी वो 37 नकात कमेटी के सामने ही रखे गए, चेयरमैन को दे दिए गए
कि वो इसका जायजा ले ले। ताज अदर साहब की खिदमत। गालिबन चेयरमैन ने भी उसकी कापियां करा के मेंबरों में भी तकसीम कर दी। जी ठीक ऐसा ही है। जी हाँ, अच्छा जी। लेकिन कोई वर्बल प्रेजेंटेशन नहीं हुई। लेकिन वो 37 के निकात जो हैं वो सारे के सारे, उसमें कुछ थोड़ी सी किसी मामले में जबान की वो समझे कतईयत हो सकती है, कुछ चीज़ें कतई नहीं है, कुछ चीज़ों के बारे में अभी तहकीक जारी है, लेकिन बेशतर निकात ऐसे हैं कि वो टेक्निकल तौर पे मेरे ख्याल में बहुत साउंड है और उससे हम मुत्तफिक हैं कि एक ही जस्त में 4 लाख मशीनों के साथ 272 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर या 266 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर और फिर 590 से ज़्यादा प्रोविंशियल असम्बलीज़ में, दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि एक ही पहली ही जस्त में ये सारा काम कर लिया जाए। वो बतदरीज चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एतमाद पैदा होता है तो फिर तादाद बढ़ाते चले जाते हैं। हिंदुस्तान ने सफ़र 22 साल में किया था, सही, चले हम 22 साल में ना करें तो कम से कम 2, 3, 4 साल तो दे दें ताकि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो। तो उनका बुनियादी एतराज़ यही है कि हमारे पास वक्त नहीं है जिसमें हम ये सारे काम जो है वो कर सकें, उसको प्रोक्योर भी कर सकें, उसको टेस्ट भी कर सकें, उसका पायलट भी कर सकें और उसके नतीजे में एतमाद भी पैदा कर सकें। तो बेशतर उनके, मैं समझता हूँ, जो एतराज़ है वो वैलिड है। शिबली साहब ने भी हमें बुलाया था मशीन देखने के लिए और उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने बहुत से लोगों को बुलाया और वो ओपनली कह रहे थे आके देखेंगे, बहुत अच्छी बात थी। मशीन बहुत अच्छा काम कर रही थी, हमने जब वोट डाले बिल्कुल सही उसी हिसाब से उनका फहरिस्त बाहर आ गई। लेकिन डेमॉन्स्ट्रेशन एक और बात है, फील्ड में जब वो जाती है और क्या स्टोरेज के दौरान उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन हुई है या नहीं हुई, ये 4 लाख से ज़्यादा मशीनों अहमद साहब, इसमें इसी नुक्ते से जुड़ा एक अहम सवाल ये भी है, जो इलेक्शन कमीशन ने भी जो अपने 37 निकात हैं जिनको उन्होंने टाइटल दिया चैलेंजेस ऑफ EVM, ऑब्जेक्शंस नहीं बल्कि चैलेंजेस का लफ्ज़ उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें वो भी ये लिखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है और इस मशीन के साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है, इसकी जो सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, वो हतमी नहीं है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक मशीन है। और यही वजह है कि वो जर्मनी हॉलैंड का हवाला दे रहे हैं क्योंकि जर्मनी हॉलैंड ने अबेंडन किया है ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और आयरलैंड, इटली और फिनलैंड इसे अबेंडन किया ड्यू टू लैक ऑफ सिक्योरिटी। तो क्या हमारे पास इन ममालिक से ज़्यादा बेहतर ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी है? देखिए, इन ममालिक में तो फिर भी जो इंतखाबी अमल पे एतमाद है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। वहाँ पे भी एतराज़ात उठे हैं, तो हम जहाँ पे पहले ही ये एतराज़ात बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे इत्तफाक के राय ना होने के बावजूद ऐसी किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन कर देना, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती होगी। और कल की जो मीटिंग में मुझे ऐसे एहसास हुआ कि अक्सर लोगों की राय यही थी कि इसको शायद ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया जाए तो शायद ये ज़्यादा सेफ होगा और इत्तफाक के राय भी पैदा हो सकेगा। ग्रेजुअली से क्या मुराद है? इन चंद कॉन्स्टिट्यूंसीज में इसको आजमा लिया जाए? जी हाँ, मसला हिंदुस्तान ने उसे किया कि पहले केरला की असम्बली के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में किया, फिर पूरी असम्बली में कर दिया, फिर 3-4 सूबाई असम्बलियों में किया गया, फिर लोकसभा की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में कर दिया गया और उसमें अदालत में भी ये सवालात उठाए जाते रहे, इस दौरान चैलेंज होता रहा और पॉलिटिशियन की तरफ से भी सवाल उठाए जाते रहे। लेकिन चूंकि ग्रेजुअली हो रहा था तो इसलिए लोगों में ग्रेजुअली एतमाद बढ़ता रहा। तो अब यही कहा जा रहा है कि इसको आप पूरा एक ही हल्ले में ना करें क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो पूरा इलेक्शन ही। बिलाल साहब, ये क्या इंडिया में ये आप मुकम्मल इंतखाब जो है वो मशीन के जरिए होता है? जी हाँ, बिल्कुल तमाम। अब वहाँ पे तमाम, लेकिन वहाँ पे ये भी याद रखिए कि लोकसभा का इलेक्शन एक ही दिन नहीं होता। अच्छा, और मरहलों में होता है। स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन भी वो बहुत सेग्रीगेटेड है, कभी किसी का हो रहा है, कभी किसी का हो रहा है, तो मशीनरी पे दबाव उस तरह का नहीं पड़ता और वो चीज़ों को बहुत बेहतर हैंडल कर लेते हैं। हम तो सब कुछ एक ही दिन करना चाहते हैं। नहीं, मगर वहाँ तो कई दिन लगते हैं काउंटिंग में, फिर रिजल्ट आने में। सर, इसके बावजूद कोई बात-ए-तबादी नहीं होती, कोई इल्ज़ाम नहीं लगता कि इलेक्शन चुरा लिया गया है, तमाम जमातें उसे तस्लीम करती हैं। ये एक रवायत तो इंडिया में मुस्तहकम हो चुकी है ना। लेकिन हमारे यहाँ तो 1951 से लेके आज तक
तमाम जुर्लू की बात होती है, मुतनाज़े, और हर जगह तनाज़ा खड़े करने की बात होती है, थोड़ा हो ज्यादा हो कम हो, लेकिन तनाज़ा तो होता है। धांधली का लफ्ज़ हमें हर इलेक्शन के बाद सुनने को मिलता है शामिल। तो फिर बल्कि वजीर आजम साहब ने तो यही कहा था कि इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए वो EVM इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको सही एडवाइस नहीं किया गया। इससे वो तनाज़ा बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा और कुछ नए तनाज़े भी इसके अलावा पैदा हो जाएंगे। तो ये तनाज़ात को ख़त्म करने की सूरत तो नहीं है। अच्छा, लेकिन आप ये बताएं कि अगर हुकूमत यकतरफा तौर पर इस पर अमल करना चाहे और मशीनों का इस्तेमाल जो है लाजमी बना दे, फिर क्या होगा? देखिए, फिर मेरे ख्याल में होगा ये कि चूंकि इलेक्शन कमीशन भी ये समझता है कि वो आईनी जिम्मेदारी इस मशीन के ज़रिए से इन इंतखाबात में अदा नहीं कर सकेगा, तो फिर गालिबन लामहल्ला इलेक्शन कमीशन इससे इनकार करेगा और ये मामला शायद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही तय होगा। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि शिबली फराज साहब आज ये फरमा रहे थे कि फैफन हो, पिलडेट हो, UNDP हो, चैम्बर्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, हर जगह वो इस मशीन को लेके गए हैं और हर जगह से मुस्बत उन्हें फीडबैक मिला। क्या ये तमाम जो इदारे जो मॉनिटर करते हैं इस प्रोसेस को, ये मुतमईन है इसके यकतरफा निफाज से, एक दिन के अंदर निफाज से? देखिए, मुझे बाकी इदारों का तो पता नहीं है, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूं और फाफिल के बारे में कह सकता हूं, क्योंकि फाफिल के लोग भी कल मौजूद थे कमेटी की मीटिंग में, और वहां पे तो हम दोनों इससे मुतमईन नहीं थे कि उस मशीन से नहीं जो शिबली फराज साहब ने बनाई है वो तो ठीक है, लेकिन इसके पूरे प्रोसेस से कि ये इलेक्शन में एक ही हल्ले में 4 लाख मशीनें या 5 लाख मशीनें हासिल करके उनको इस्तेमाल किया जाए, इसके हक में तो वहाँ हम लोग वहाँ पे कंवर दिलशाद साहब भी थे, 3 प्रेजेंटेशंस थी 4 हुई थी, एक मैन्युफैक्चरर थे वो तो जाहिर है उसके हक में ही थे, लेकिन 3 कंवर साहब, फाफिन और पिलडेट, इन तीनों ने इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, वो तो मुतमईन नहीं थे। तो फिर अब कैसे किया जाएगा, यानी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगाज किया जा सकता है आप समझते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो तरतीब है ना हुकूमत की, वो उन्होंने कुछ गलत कर दी है। सही तरतीब तो ये थी कि हुकूमत इसके ऊपर लेजिस्लेट करती और फिर ये इलेक्शन कमीशन के हवाले करती कि अब आप मशीन बनवाइए, बनाइए, ये सारा काम कीजिए। हुकूमत को ये खखेड़ पालने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो मशीन बनाती और लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देती, ये उसका काम नहीं है। ये देखिए, ये तो ऐसे ही है जैसे वो कहे कि हम बैलेट पेपर छापेंगे और दिखाएंगे दुनिया को कि कितना अच्छा पेपर है, कितनी अच्छी स्याही है। वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये आपका काम नहीं है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, आप लेजिस्लेट करें और उनके हवाले करें और फिर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एतराज़ात को रफा करे, और जब वो कंफर्टेबल महसूस करे कि अब हम ये करा सकते हैं, मेरा ख्याल ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो इस दफ़ा करा सकते हैं तो इस दफ़ा करा लें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और अगले दफ़ा करा सकते हैं तो उस वक्त करा दें। तो ये तरतीब कुछ गलत हो गई है और खामखा ये ओवर जेलस होके ये मशीन बना के उसको सेल करने की कोई बच्चा पहले पैदा हो गया है, निकाह बाद में हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आपके कीमती वक्त और कीमती राय का। यही खुलासा जो शामी साहब भी इस गुफ्तगू से पहले पेश कर रहे थे। सर, एक और बड़ी अहम खबर कल अधूरी रह गई थी क्योंकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब आ गए थे। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब की तब्दीली, पंजाब इन तबादलों के हवाले से बाकी 3 सूबों से कहीं ज़्यादा आगे अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया है। 3 बरसों में 7 IGs और 5 चीफ सेक्रेटरीज चेंज हुए हैं। ये तो 2 बड़ी अहम तब्दीली है ना। एजुकेशन का महकमा, सेहत का महकमा, वहाँ क्या कमिश्नर वहाँ क्या सूरत हाल है? फहरिस्त कितनी तवील है? हसन रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन ये बुज़दार सरकार को बार बार IGs और सेक्रेटरीज क्यों बदलना पड़ते हैं? आपको क्या समझ है? ये आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे मरासिम भी हैं, आप उनसे मिलते भी हैं, आपको क्या समझ आई है सर? वाई? ये तो आप वही बता सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है, देखिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि पहले तो वो ठीक आदमी इंतखाब करे, फिर उसको काम करने का मौका दे। अभी चौधरी परवेज इलाही साहब से हम मिल रहे थे, वहाँ बात हुई कल। उनके दौरे हुकूमत में एक दफ़ा मुकर्रर होने के बाद शायद ही को अफसर जो है इस तरह के सीनियर सतह का उसे तब्दील किया गया। जो रिटायर हुआ है वो रिटायर हुआ है, टेन्योर उन्होंने पूरा किया।
और इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब पर नुक्ताचीनी करते थे। सुनाऊं ना आपको? शहबाज शरीफ साहब जो हैं बयान आपको सुनाते हैं, वहां भी इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप पहला तो कसूर आपका होगा ना, अगर आप एक आदमी मुंतखब नहीं कर सकते, किसी ओहदे के लिए मुनासिब अफसर तलाश नहीं कर सकते, तो पर कसूर तो आपका है ना। खान साहब का आपने जिक्र किया ना, दिल चाह रहा है मैं उनका बयान। वो खान साहब हो या बुज़दार साहब। सर देखिए ना, खान साहब क्या फरमाया करते थे। जब मौका मिलेगा और इंशाल्लाह अगली बारी मौका मिलेगा, मैं आपको यही पंजाब की पुलिस को ठीक करके दिखाऊंगा। हमने तो इस्लाहत करके ठीक की पुलिस, गैर सियासी की, सारी अथॉरिटी आईजी पुलिस को दे दी। और शहबाज शरीफ बजाय पुलिस को ठीक करो, तुमने उनके अरबों रुपया खर्च करके कपड़े बदल दिए हैं। पख्तूनख्वा की पुलिस एक मिसाल बन चुकी है। पंजाब के अंदर कुछ हो ही नहीं सकता जब तक रायवेंड से और मॉडल टाउन से हुक्म ना मिले, थानेदार नहीं पॉइंट होता। पुलिस का हमने निजाम ठीक करना है। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें, जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। बेहतरीन आईजी लेके आए हैं जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट। तो सर, बुज़दार सरकार के दौर में चीफ सेक्रेटरी की जो एवरेज मुद्दत मुलाजमत रही है यहाँ पंजाब में, वो 9 माह बनती है, और आईजी पंजाब का हम जिक्र करें तो इस हुकूमत के दौर में उनकी एवरेज मुद्दत मुलाजमत सिर्फ 6 माह बनती है। हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात। पहली बात तो ये है कि पंजाब हुकूमत अभी एक खसूसी इशाते शाया कर रही है अखबारात की, अपने जो 50-60 सफ़े पर मुश्तमिल, जिसमें परफॉर्मेंस जो है वो बताई गई है अपनी, और कहा गया कि हमने बहुत रिकॉर्ड कायम कर दिए। अगर उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है तो फिर ये सरकारी अफसर क्यों बदले गए? क्यों बदले? इनको तो शाबाश मिलनी चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, तारीफी असनाद मिलनी चाहिए, तारीफी असनाद मिलनी चाहिए। तो जब एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, दूसरी तरफ ये बड़े कारनामे अंजाम दिए, तो फिर सरकार जितने अफसर हैं उनको आप कान से पकड़ के निकाल रहे हैं, और बात को तो कान से भी नहीं पकड़ते, तो कान से पकड़े बगैर निकाल देते हैं। अच्छा सर, हसन रजा खुशामदीद, आप इस मौजू पर 5-6 दिनों से मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि इन 3 बरसों में, डिटेल बाद में मैं आपसे लेता हूँ कितने तबादले हुए, इन 3 बरसों में जितने अहम और बड़े अफसरों के तबादले हुए, घर उनके शिफ्ट हुए, फैमिलीज शिफ्ट हुई, इन तकर्रियों में, तबादलों में कौमी ख़जाने को, पंजाब के ख़जाने पर कितना बोझ पड़ा है? देखें जामी साहब, इस हवाले से महकमा ख़जाना पंजाब की जानिब से भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है। वो तकरीबन 1 अरब 8 करोड़ रुपए के करीब जो है बताया गया है कि तकरीबन 1 अरब 8 करोड़ रुपए के करीब जो है वो अखराजात हुए हैं, क्योंकि जब वो जाते हैं उनको अलाउंसेस मिलते हैं, और अलाउंसेस के साथ साथ उनका स्टाफ भी जो है उनके साथ जो जाता है, जो भी उनका ज़ाती स्कार अगर होता है, और ख़ास तौर पे जो उनका सामान शिफ्ट होता है उसमें भी अखराजात सरकारी ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और फिर जो उनके अलाउंसेस वगैरह और तमाम अखराजात मना लिए जाएँ तो तकरीबन 3 सालों में जितने भी ऑफिसर तकर्रुर तबादले में, बड़े से लेकर छोटे तक, वो तकरीबन 1 अरब 8 करोड़ रुपए के करीब जो है वो उन्होंने अखराजात किए हैं, और महकमा ख़जाना पंजाब की जानिब से अदा किए गए हैं। मुतलका महकमे जो है वो अखराजात बर्दाश्त करता है, और ये वो ऑफिसर थे जो कॉम्पिटेंट थे। बहुत सारे ऑफिसर हैं जिनका ये कहा जा सकता है जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, लेकिन अगर मैं बताऊं कि टोटल 3 सालों में तकरीबन जो है बताया ये गया है कि 377 वो ऑफिसर्स हैं जो सीनियर लेवल के थे जिनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं, और आए रोज तकर्रुर तबादला एक ड्रामा बन के रह गया। अगर देखिए 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर साहब के चेंज हुए, 4 सेक्रेटरी दाखिला चेंज हुए, 3 सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, 8 सेक्रेटरी इरिगेशन, और इरिगेशन में बहुत जो है मेगा प्रोजेक्ट चलते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ 6 सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है तकर्रुर तबादले किए गए, और मुतअद्दिद दफा जो है सेक्रेटरी स्कूल्स और सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ का तबादला किया गया। 11 दफा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का तकर्रुर तबादले किए गए हैं। ये वो अहम महकमे हैं जिससे जो है पंजाब में मामलात को बेहतर बनाया जाना है, जिसकी परफॉर्मेंस यहाँ से मॉनिटर की जानी है। पंजाब के सेक्रेटरीज को जो है वो एक तो ऐसा भी तबादला देखने में आया कि 3 रोज में 4 दफा जो है एक सेक्रेटरी के तकर्रुर तबादले किए गए, जिसमें इरिगेशन और बल्दियात के तबादले थे, वो वहां जाना नहीं चाहते थे और दूसरा वहां पे काम करना नहीं चाहते थे। जो नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब आए हैं, यहाँ तक कि सिस्टम कमिश्नर्स के एक दिन में 4 दफा तकर्रुर तबादले कैंसिल किए गए। हसन, जो नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब आए हैं
ये इत्तलात हैं कि उनसे सीनियर्स भी यहाँ बैठे हुए दीगर ओहदों में, तो उनकी सीनियरिटी जूनियरिटी की वजह से, जूनियर होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या ये आर्जी तौर पर लगाए गए हैं? देखें, ये तो नहीं कहा जा सकता कि आर्जी तौर पर है। बहरहाल बातें तो बहुत सारी, चहमगोइयाँ तो बहुत सारी चल रही हैं। एक तो ये भी जो है वो बाद वफाक में मौजूद एक आम शख्स ने मुझे फ़ोन करके तो ये भी बताया है कि शायद 4 महीने के बाद एक शख्सियत है वो प्रमोशन के बाद वो शायद पंजाब में इम्पोर्टेंट पोजीशन पर आ सकते हैं। समझ जाएं कि किसकी तरफ इशारा है, कौन से वो ऑफिसर 1 या 2 या 3 हो सकते हैं जिनमें से एक आध हो सकता है। वो शायद पहले पंजाब में भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। जो दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना कि पंजाब में सीनियर ऑफिसर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रम बुखारी वो इनसे सीनियर है, कॉमन वाइज सीनियर है, ग्रेड में तो 21 में है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ग्रेड 22 के ऑफिसर है बाबर हयात आरर। उनके लिए प्राइम मिनिस्टर ने 2 रोज कबल उनको टेलीफोन किया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जरिए ये दावा करते हैं कि उन्होंने कॉल करके उनको ये कहा था कि हम आपकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं और हम चाहते हैं कि आप पंजाब में रहें, जो टास्क दिए उसको अचीव करें, हम आपके लिए रूल ऑफ बिजनेस। अच्छा हसन मुख्तर, ये कि चीफ सेक्रेटरी से ले लिए गए, ये बता दिया। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा सर। वक्त कमी है, जनाब जुल्फिकार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये आप एक बात बताएं, दुनिया में कहीं भी ये ऐसी बात है जैसे आप एक बच्चे का इम्तिहान जो है ना 1 साल का हर महीने लेना शुरू कर दें, वो क्या परफॉर्म करेगा? हर हफ्ते लेना, तैयारी कब करेगा, परफॉर्म कब करेगा? हाँ, इसी तरीके से ये मुमकिन ही नहीं है कि 3 महीने में 6 महीने में आप कहें इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये तो एक गैर यकीनी में, जबकि अब इमरान खान साहब ये फरमाते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जितना गंद डला हुआ उसको साफ करने में ये वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। खुद तो अगर आप उनको अगर वक्त लगेगा, अगर यही पैमाना है तो इनके लिए तो फिर इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी है उसको तो 5 दफा मापा जाना चाहिए। ठीक, चीफ जुल्फिकार चीमा साहब जनाब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इन मामलों पर गहरी नजर रखते हैं, लिखते भी रहते हैं, पुलिस में एक तवील सर्विस उनकी। चीमा साहब खुशामदीद। क्या असर पड़ता है सर जब बार बार आईजी चेंज होता है, 3 सालों में 6 माह सिर्फ मुद्दत रहती है मुलाजमत की, तो पुलिस अफसरान का मोरल क्या होता है सर, और परफॉर्मेंस कैसी होती है? चीमा साहब क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है जी? जी आ रही है, फरमाइए। अच्छा जी, चीमा साहब आपकी आवाज नहीं रुकती। जी शामी साहब जी जी। अच्छा जनाब, ये था कि देखें लीडर का एक बहुत बड़ा टेस्ट ये होता है टीम फॉर्मेशन, कि वो टीम कैसी बनाता है। तो ये जो है इस पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि जी क्या इनको टीम बनाना नहीं आता, या ये है कि ये किस तरह के लोग ले आते हैं, इनकी चॉइस गलत होती है कि हर 6 महीने बाद 8 महीने बाद इन्हें बदलना पड़ता है। एनी हाउ, हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो दोनों अफसरान अब लगे हैं ये दोनों अच्छे और नेक नाम है। और लेकिन 2-3 चीजें हैं मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करता हूं कि देखें 3 सालों में पंजाब में पुलिस और इंतजामिया में सियासी मदाखलत बड़े जोरों पर रही है। अब इनको 2-3 काम करने होंगे। एक तो ये कि वो मदाखलत बंद करें और आईजी और चीफ सेक्रेटरी को मुकम्मल तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दें ताकि वो बुरी शोहरत के अफसरान को फील्ड से हटाएं, और आईजी को चाहिए कि ईमानदार और दलेर अफसरों को फील्ड में लगाए ताकि वो जराइम कंट्रोल करें और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। सही। देखें इन दोनों को चाहिए, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। जितनी इम्पोर्टेंट ईमानदारी है गुड गवर्नेंस के लिए, उतनी ही अहम गैर जानबदारी है। इन दोनों को चाहिए कि हमें वो टीम चाहिए जो ईमानदार भी हो और गैर जानबदार भी हो, इम्पार्शियल हो, न्यूट्रल हो। और पुलिस के लिए एक एडेड क्वालिफिकेशन जिसकी जरूरत है वो दलेरी और जुर्रत है, क्योंकि क्राइम कंट्रोल उसी से हो सकता है। लेकिन ये सब करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट की विल चाहिए, हुक्मरानों की विल और इरादा वो जरूरी है। वो इनको सपोर्ट करें और मदाखलत जो 3 सालों से जारी है वो बंद करें, वो खत्म हो, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि ये डिलीवर करें। ये तो ऐसा है कि जैसे हर मैच के बाद ना आप कप्तान बदल दें क्रिकेट टीम का।
एक मैच हो, नया कप्तान आ जाए। वैसे आपने क्रिकेट का जिक्र किया तो वहाँ भी एक नया फड्डा पड़ा हुआ है, वहाँ भी एक नई कहानी है, नया चेयरमैन बोर्ड आ गया, अच्छी बात है। बाबर आजम के बारे में तहफुजात, नया टीम स्क्वाड बना, लंबी कहानी, वो लंबी कहानी है। लेकिन रवीश राजा तो है, वो तो बड़े फैन है इमरान खान साहब जी, ऐसे ही है, और पुराने क्रिकेटर हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उन्हें काम नहीं आता, लेकिन अब ये तो ऐसा बात है ना कि एक मैच हुआ, एक वनडे मैच हुआ, उसके बाद कप्तान बदल गया। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद अफगानिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। 33 रुकनी अफगान अबूरी हुकूमत का ऐलान हुआ कल के दिन। क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इस अफगान अबूरी हुकूमत को तस्लीम करेंगी, क्योंकि रूस, उज़्बेकिस्तान और चाइना की जानिब से तो इस सिलसिले में गर्मजोशी दिखाई गई। अलबत्ता यूरोपीय यूनियन और अमरीका ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, क्योंकि मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद की क़यादत में जो नई अफ़गान काबीना बनी उसमें कोई खातून शामिल नहीं है, और जो कहा जा रहा था कि इसमें कसीरुल कौमी और अफ़गान अवाम की हकीकी नुमाइंदगी करती हुई हुकूमत होगी, इस पर भी सवालिया निशान उठ रहा है। अशरफ गनी साहब का कुछ देर पहले एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने एक वजाहती स्टेटमेंट दी, एंड पे माजरत भी कर रहे हैं जिन हालात में उन्हें अफगानिस्तान काबुल से फरार होना पड़ा। कहा कोई डॉलर लेके नहीं आया, कहना यूएन जो है ऑडिट करवा ले, यूएन मैं और मेरी बीवी जो है, हाँ, उनके हाथ साफ हैं, उनके मगर जो मफरूर हैं, हाँ, फरार होने वाले, हाँ, शिकस्त खाने वाले, उनकी वजाहतें कौन सुनता है? मैंने की थी कि आप रहने दें, अब आपसे नहीं होगा, ये छोड़ दें, उनकी वजाहतें कोई नहीं सुनता। अच्छा सर, मुश्ताक यूसुफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, असल बात पर बड़ी गहरी नजर, एक बात ये उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन पे सुनते मैं ये दुनिया के अनोखे मुतालबात हो रहे हैं। मसलन जो जीतने वालों से मुतालबा किया जा रहा है कि हारने वालों को अपने साथ हुकूमत में शरीक करें। कभी दुनिया में ऐसा हुआ है? ये मामला जो है, कभी इनकलाब ईरान के बाद ये मामला हुआ कि आप कहते हैं कि जनाब शाह ईरान के लोग भी आप शामिल कर लें? नहीं, ये स्टेटमेंट तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद या सुहेल शाहीन हमारे प्रोग्राम में खुद देते रहे हैं। हम क्या बड़ी इंक्लूसिव का मतलब ये है कौमी और तमाम धड़ों को, तमाम अनासर को, तमाम कौमियतों को शामिल शरीक करेंगे। लेकिन तो वो किया उनको जो सिर्फ तालिबान, जाहिर है क्यों, वही तो ये लड़ते रहे हैं, उन्हीं ने तो फतह हासिल की है। अब जो जिनके खिलाफ लड़ते रहे हैं उनको शामिल कर ले हुकूमत। कोई खातून नहीं शामिल हो सकती? कोई खातून हो सकती है ही नहीं, हो जाएगी, इसमें क्या है? हमको ख्वातीन के अलमबरदार है भाई, हमें अफगानिस्तान की ख्वातीन ने हमें मैंडेट दिया, इन्हें गई। हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ हुकूमत बनी थी 14 अगस्त 1947 को, खातून शामिल थी, उसमें आ गई थी ना, बाद में आ जाएगी। इसमें क्या मसला है? ये कोई असूल है, कोई ज़ाब्ता है? अच्छा, मुश्ताक यूसुफ से बात कर लेते हैं सर। ये मौजूद सर फिर किसी और रोज क्या नहीं, मौजूद हर रोज होगा। नहीं, पहले आप ठेकेदार बने हुए हैं भाई, आप अफगान अवाम हैं, उनको हुकूमत कायम करने दें। आप अपने पैमाने लेके बैठे हुए हैं। आप अपने क्यों नहीं कालों को शामिल करते? आप वहाँ पाकिस्तानियों को क्यों नहीं शामिल करते? आप वहाँ स्पेनिश को क्यों नहीं शामिल करते? पाकिस्तानी बनाए फॉरेन मिनिस्टर नहीं, अमरीकी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी भी है, स्पेनिश भी, कौन से? यूरोप में भी है, कोई अंडर सेक्रेटरी, कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी। बिल्कुल, यूके में देखे ना, पाकिस्तानी निजात लोग हैं। अब जो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है ना, उसमें रिपब्लिकन शामिल नहीं होंगे। जो कंजर्वेटिव की हुकूमत है ना, उसमें लेबर वाले शामिल नहीं होंगे। सर, अब हमारा सवाल ये था, तमाशा बना दिया हमने। हमारा सवाल ये था कि दुनिया का बात सुने, हर मशवरा दिया जा रहा है तालिबान को, भाई अपने जिन लोगों के खिलाफ लड़ते रहे हो उनको इख्तियार में शरीक करो। अच्छा, अब उनको अपना काम करने दें, हुकूमत बनाने दें, आप ताउन करें, उनको मौका दें, उनको सपोर्ट करें, उनकी मुश्किलात कम करें। ठीक, अब हमारा सवाल ये था आज के लिए, जो मुश्ताक यूसुफ साहब को हमने ज़हमत दी, सीनियर सहाफ़ी हैं, कि ये जो 33 रुकनी काबीना है, इसमें कौन क्या था, कितने लोग ग्वांतनामो रह चुके, बकराम रह चुके, किन के ऊपर हेडमनी रखी गई है, किन का नाम अभी तक यूएन लिस्ट में है? यूसुफ साहब बताइएगा, ये जो 33 रुकनी काबीना आई, ग्वांतनामो कितने लोग इसमें रह चुके हैं, किन के सर के ऊपर बाउंटी रखी गई है? जी बहुत शुक्रिया। असल में ये जो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, तो ये या तो मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे या जिनकी सर की कीमत थी, और इनमें जो आपने खुद जिक्र किया, तो उनमें 5 लोग ऐसे थे। आपको पता है कि गुंटनामे में तालिबान के 5 गिरी थे। मुल्ला मोहम्मद फाजिल थे, 2012 में इनको शिफ्ट किया गया था, और अभी ये डिफेंस मिनिस्टर है। ये तालिबान की जब गवर्नमेंट थी तो डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी थे, और तालिबान के आर्मी चीफ भी रहे हैं, मुल्ला मोहम्मद फाजिल जी, और अभी ये डिफेंस मिनिस्टर है। तो ये भी गुंटनामा बे के कैदी रहे हैं। इस तरह जो मुल्ला नूरुल्लाह नूरी है,
ये बल्ख और लगमान सूबों के गवर्नर रहे हैं जब तालिबान की वहाँ पे हुकूमत थी, और ये भी हाई रैंकिंग तालिबान लीडर हैं, और अभी एक्टिव मिनिस्टर है बॉर्डर एंड ट्राइबल अफेयर्स। इसके अलावा जो है मोहम्मद नबी उमरी है, ये भी सीनियर तालिबान कमांडर थे और इनका ताल्लुक हक्कानी नेटवर्क से था, और ये भी अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत थी तो इन्होंने इनको अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी उस वक्त। तो सबसे पहले जो जिसको तालिबान गवर्नमेंट में ओहदा दिया गया है तो उनको दिया गया है। खोस्त एक सूबा है पाकिस्तान के जो शुमाली वजीरिस्तान के साथ जिसकी सरहद है, इनको वहाँ का गवर्नर बनाया गया है। तो ये इसके अलावा जो खैरुल्लाह खैरख्वाह है, ये भी गुंटनामा बे की कैदी रही है, 2012-2002 में इनको वहाँ पे रखा गया था। तो ये भी बहुत ही अहम तालिबान कमांडर थे और हेरात के गवर्नर रहे हैं और अहम मिलिट्री कमांडर रहे हैं। तो ये अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मिनिस्टर है ये। इसके अलावा जो है अब्दुल हक वसीक, ये भी गुंटनामा बे में रहे हैं, 2002 में इनको भी शिफ्ट किया गया था। और अब ये इंटेलिजेंस को हेड करेंगे, ये अभी इंटेलिजेंस डायरेक्टर है अफगान तालिबान के। इसके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम सुना होगा, ये जो हक्कानी नेटवर्क है जो बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंशियल मिलिटेंट ग्रुप है, उनके तो सर की कीमत मुकर्रर है। जी बिल्कुल, उनकी सर की कीमत $50 लाख अमेरिका ने रखी थी 2008-9 में, और ये अब भी जो है इनको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया है। और एक इनके चचा है खलीलुर रहमान, वो रिकंसिलिएशन के मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर है, तो वो भी वांटेड है अमेरिका को, उनकी भी सर की कीमत उन्होंने रखी है। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए अक्सर हम देखते हैं कि लोग एक इशू उड़ा रहे हैं कि सारे वो लोग आ गए हैं जो मिलिट्री कमांडर्स थे और जिनका एक बैकग्राउंड रहा है। तो देखिए ये जो अमेरिका ने इनके साथ मुआहिदा किया था, अक्सर लोग ये बहुत बात भूल जाते हैं। ये जो स्पेशली हमारी पॉलिटिशियन है, ये खामखा अपने लिए मसाइल क्रिएट करते हैं। देखिए अमेरिका ने इनके साथ बातचीत की, ये 2 साल इनकी बातचीत जारी रही, जितने मुतालबात थे अमेरिका के, क्या पुला बंदे को भेजे, पुला बंदे को भेजे, मुल्ला बिरादर पाकिस्तानी कैद में थे, फिर खुद हामिद करज़ई ने और अफगान लीडरशिप ने पाकिस्तान से मुतालिबा किया था, अमेरिका से मुतालिबा किया था क्या पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाले कि मुल्ला बिरादर को रिहा करे ताकि अहम बंदे आ जाए, ये बातचीत आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफजई साहब आपके वक्त का साथ। देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक मजमून छापा है और उसकी सुर्खी लगाई मीट द न्यू तालिबान सेम एज द ओल्ड, और नीचे लिखा कि द कैबिनेट अपॉइंटमेंट ऑफ अ टेररिस्ट वांटेड बाय द FBI इज अ स्लैप इन द फेस टू द US एंड इट्स अलाई। हक्कानी साहब का जिक्र हो रहा था, उसके ऊपर उन्होंने सुर्खी निकाली, उनके मुंह पे तो थप्पड़ उन्होंने खुद लगा दिया। जब उनसे मुआहिदा किया, उनसे गुफ्तगू की, उनको फरीक तस्लीम किया, अब आप उनको बैठे हुए हैं जनाब, पुरानी पाबंदियां लेके बैठे हुए हैं। पाबंदियां तो उन्होंने मोदी पे भी लगा रखी थी, सही, फिर मोदी साहब दंदन आके गए वहाँ, वज़ीर आज़म। तो वो ये मुनाफकत छोड़े, ये बड़ी ताकतें जो अपनी शिकस्त जो है उसको उसके जख्म चाट रही हैं, ये अब खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। सर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब बीमार हैं, कोरोना के मरीज हैं, और उनके लिए दुआएं सेहत करें, अल्लाह ताला ने सलामत रखे और वो जिंदा रहें, सलामत रहें। आप हाथ उठाइए, उनके लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल ठीक। और आप हमारे जो फैसल वाडा साहब हैं, सेनेटर जनाब फैसल वाडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, उनकी वालदा, इनका इंतकाल हो गया कराची में नमाज। हमारे जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अल अखबार के एडिटर गुलाम अकबर साहब, उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, शमीम अख्तर का, जो इनाम अकबर की और नदीम अकबर की वालदा है, जो माइडास के बहुत रूह रवा हैं, उनके लिए भी दुआ करें मगफरत की, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। और सब जो हैं ये हमारे जो रुखसत होने वाले जो हैं, हमारे दिल के टुकड़े जो हैं, अल्लाह ताला उनको उनके लवाकिन को सब्र दे और हौसला दे उनके गम बर्दाश्त करने का। सर ये उर्दू ज़ुबान का नफाज का फैसला भी तो आज 6 साल पहले जस्टिस जवाद ख्वाजा जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने फैसला किया उर्दू ज़ुबान को नाफिज किया जाए, सरकारी तौर पर मुकाबले के इम्तिहान उसमें लिए जाएं, और अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ।
सर अब आप जलसे कर रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया, ना हमारे वजीर आजम दिन रात कहते हैं। एक पूरे प्रोग्राम का मौजूद जिस पे तफसील से बात होनी चाहिए कि क्यों ऐसा नहीं हो पाया। कौमी जुबान करते हैं हमारे वजीर आजम, तो इस पे अमल दरामद भी होना चाहिए। अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? तफसीली मौजूद है सर, तफसील से बात होगी। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक।